Hello, good morning everybody. I am P. रंजित, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, व्योमा आईएएस के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, इस वीडियो में दो बातों की चर्चा करेंगे। पहला, फार्म्स एक्ट के तीसरे पार्ट की चर्चा करेंगे। दो पार्ट की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में कर चुका था और थर्ड पार्ट की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपने देखा कल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आखिर दिल्ली की सड़कों पर कैसा हुड़दंग मचा, गणतंत्र का चीरहरण किया गया, आखिर क्या क्या उपद्रवियों ने क्या क्या घटनाएं की। उस घटनाओं को देखते हुए आखिर हम अगर जिस गांधीयन आंदोलन की, गांधीवादी आंदोलन की चर्चा करते हुए बताने का प्रयास करेंगे कि अगर आंदोलन चलाने का गांधीवादी तरीका क्या हो सकता है। और गांधी जी यूनाइट भारत में, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो यूनाइट भारत था। उस वक्त ना कोई मीडिया का दौर था, इंटरनेट का ज़माना भी नहीं था। उस वक्त भी गांधी जी ने एक कितने संगठित आंदोलन का नेतृत्व किया था, कितने सफल आंदोलन का नेतृत्व किया था। और ये आंदोलन और उस आंदोलन की तुलना करते हुए बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये आंदोलन किस रूप से चलाया जा सकता था या चलाया जा सकता है। आप याद कीजिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के उस दौर को, इतिहास की पन्नों को पलट कर आप देख लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त थी, गांधीवादी आंदोलन के वक्त थी, एक जगह थी धरासना। धरासना गुजरात के पास स्थित एक जगह है। सविनय अवज्ञा का दौर था। गांधी जी इस आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे। उसी वक्त धरासना में 25,000 स्वयंसेवक, गांधीवादी स्वयंसेवक एक मिल के आसपास, मिल के आगे खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। उस मिल मालिक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता है। आप कल्पना कीजिए 25,000 व्यक्ति, 25,000 की भीड़ उस मिल के गेट के आगे आके खड़ा होकर गांधीवादी टोपी और उनके कपड़े को पहनकर पंक्तिबद्ध होकर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और सामने खड़ी थी ब्रिटिश दमनकारी शक्ति। उनके पास लाठियां थी, वो भी लाठियां नहीं, लोहे की मूंज वाली लाठी थी। और उस लाठी से इन गांधीवादी स्वयंसेवकों को वो मारा जा रहा था। नहीं, किसी एक व्यक्ति ने, सिंगल एक स्वयंसेवक ने भी उस पर हाथ नहीं उठाया। वो पंक्तिबद्ध खड़े थे, उन्होंने अनुशासन भंग नहीं किया, गांधीवादी तरीका को छोड़ने का प्रयास नहीं किया। वो हाथ में तिरंगा लिए खड़े थे, उन पर लोहे से मूठ से वार किया जाता था, वो गिर जाते थे, लेकिन तिरंगा झंडा को गिरने नहीं दिए। उसके बाद वो अगला स्वयंसेवक को तिरंगा झंडा ठहरा के वहीं पर लहूलुहान होकर गिर जाते थे। उसको अलग से हॉस्पिटल में या किसी जाने की वहाँ नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी। उनको स्वयंसेवक ही उनका इलाज करते थे, उनको फर्स्ट एड देते थे। लेकिन उन्होंने आंदोलन की रणनीति को, आंदोलन के अनुशासन को, व्यवस्था को भंग करने का प्रयास नहीं किया। इस घटना का एक पत्रकार थे, अमेरिकन पत्रकार थे मूलर, न्यू फ्रीमैन मैगजीन की पत्रकार थी। उन्होंने इस घटना को अगले दिन अमेरिकन पेपर में छपवाया। वो आंखों देखा वर्णन किया, आंखों देखी बातें बताई उन्होंने। इस एक घटना से पूरे विश्व में तहलका मच गया। ब्रिटिश सरकार की पूरी विश्व में थू-थू होने लगी। और अंततः ब्रिटिश सरकार को उसी दिन, उसी रात, अगले दिन ही इस आंदोलन को समाप्त करने का, इस आंदोलन के नेता गांधी जी से बात करने का उनको वायसराय को ऑर्डर देना पड़ा। और बाकी सारी बातें आपको पता ही होगी। तो आंदोलन का अपना एक अनुशासन होता है, आंदोलन का अपना एक चरित्र होता है, आंदोलन का अपना एक संगठन होता है। तो अगर आप कोई आंदोलन करते हैं, ये किसान आंदोलन किसानों का हक था, ये उनका प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक और राजनीतिक हक है कि वो आंदोलन करें। अगर इस बिल में कोई खामी है, बिल उनके समझ में नहीं आ रही है, बिल में गलतियां हैं, तो आंदोलन करना उनका हक है। लेकिन आंदोलन की नाम पर हुड़दंग करना उनको शोभा नहीं देता। ये उनके लिए भी घातक है। अपने ही देश में, अपने देश के आंदोलन में अपने देश के नेता, अपने देश के राष्ट्रपिता से तो सीख सकते थे कि राष्ट्रपिता ने उस जमाने में 19वीं सेंचुरी 1920-21 के आसपास के दौर में भी कितना संगठित और कितना अनुशासित आंदोलन चलाया था, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में होती थी। ये तो बहुत छोटा सा आंदोलन है, बहुत छोटी संख्या में वहाँ लोग इकट्ठे हैं, मीडिया का दौर है, इंटरनेट का ज़माना है। ये तो बहुत अच्छे से, आराम से संगठित आंदोलन कर सकते थे और सरकार पर दबाव डालकर अपनी मांगें मनवा सकते थे। हमेशा याद रखें, इतिहास की पॉइंट ऑफ व्यू से, इतिहास के कैंडिडेट के नाते, कि आंदोलन और हुड़दंग में फ़र्क होता है। आंदोलन करने से, अगर जब तक आप संगठित, अनुशासित एक वैचारिक आंदोलन करते हैं,
उसकी जीत हमेशा होती है। लेकिन अगर आंदोलन को आप रास्ता भटक दिए, आपने आंदोलन को हिंसा का तत्व ले आए, तो आपकी विचारधारा भी कमज़ोर पड़ती है, आपका अनुशासन भी कमज़ोर पड़ता है, और फिर एक नैतिक दबाव जो आप डालने का प्रयास कर रहे हैं, वो नैतिक दबाव सरकार पर आप नहीं डाल पाएंगे। तो इन्हीं बातों को देखते हुए कि आंदोलन करना उनका हक था, लेकिन हुड़दंग करना उनका हक नहीं था, ये गलत है, सरकार को इस पर एक्शन लेनी चाहिए। तो इस दो बातों की हम चर्चा आगे करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इस तीसरे एक्ट में आखिर ऐसी क्या बातें बताई गई हैं, क्या ऐसी चर्चा है। इसके मेरिट और डिमेरिट की चर्चा करने के बाद हम गांधीवादी आंदोलन से इसकी तुलना करते बताने का प्रयास करेंगे। अगर गांधी जी होते इस मूवमेंट को कैसे चलाते, उनका रास्ता क्या था। तो पहली बात, इस एक्ट का नाम है इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये भी ध्यान रखेंगे, इस एक्ट का नाम है इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो ध्यान रखेंगे ये तीसरे कानून का नाम है और ये अमेंडमेंट है, ये प्रिंसिपल कानून एक्ट नहीं है। ये एक 1955 में एक कानून बना था, उसी कानून का अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट किया गया है, इसलिए इस कानून का नाम रखा गया है इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। जब नेहरू जी की सरकार थी तो 1955 में एक कानून बना था जिसका नाम था इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। इस एक्ट में या इस एक्ट के तहत वस्तुतः कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, जमाखोरी को रोकने का प्रयास किया गया था। एक्चुअली बात ये थी कि नेहरू जी की जब पहली सरकार थी भारत की, नेहरू जी को लगा कि देश में खाद्यान्न की, एक तो देश अपना गरीब था, खाद्यान्न की समस्या भी थी, लेकिन खाद्यान्न की समस्या के साथ दूसरी समस्या बहुत बड़ी गंभीर थी कि कुछ बिजनेस हाउसेस, कुछ उद्योगपति, कुछ जमींदार, कुछ बड़े बड़े दुकानदार वो आवश्यक वस्तुओं को संग्रह कर लेते थे। सपोजिट मान लिया गेहूं की कीमत अभी मान लिया 20 रुपये प्रति किलो थी, और वो संग्रह करके इस गेहूं को किल्लत करा देते थे, जमाखोरी कर लेते थे, और जब गेहूं की किल्लत होती थी तो फिर इसी गेहूं को वो 40 रुपये प्रति किलो बेच देते थे। 20 रुपये का मार्जिन कमा लिया, 20 रुपये का फायदा कमा लेते थे। तो इसी जमाखोरी को रोकने के लिए, इसी कालाबाजारी को रोकने के लिए, इसी एक्सेस अनाज को रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ये भी ध्यान रखेंगे, ये जो एक्ट बना था इसका, ये इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था, ये 1955 का बनाया हुआ था। उन्नीस सौ 1955 में जब इस एक्ट को बनाया गया था तो उस वक्त उनकी मंशा थी कि आवश्यक वस्तुओं का कोई संग्रह न करे। एक लिमिट के बाद, एक सीमा के बाद कोई किसी आवश्यक वस्तु का संग्रह नहीं कर पाए। और इस एक्ट में अगर कोई ऐसा संग्रह करता है तो ये क्रिमिनल एक्ट के तहत, क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था। तो ये जो कानून बना था, जब 1955 कानून बना था, ये सिविल लॉ नहीं था, ये क्रिमिनल लॉ था। ये भी ध्यान रखेंगे, ये जो कानून बना था एक क्रिमिनल लॉ था। तो इसमें दो बातें समझने वाली बात है, आप याद रखें एग्जाम के पर्पज से। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का बना हुआ है। दूसरी बात, इस इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति जमाखोरी करते हुए पकड़ा गया तो उस पर क्रिमिनल एक्ट के धारा के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। सिविल एक्ट के तहत, सिविल लॉ के तहत नहीं, क्रिमिनल एक्ट के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और दूसरी बात, उसने संग्रह किया या नहीं किया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी जिम्मेदारी उस बिजनेसमैन को ही के ऊपर ही है, वो साबित करे कि मैंने ये गुनाह या क्राइम नहीं किया है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट काफ़ी टफ एक्ट था। इसमें दो बातें थी, पहली बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो उस व्यक्ति विशेष की थी जिस पर ये धारा लगाया गया है, और दूसरी बात, ये क्रिमिनल
एक ऑफेंस था, ये सिविल ऑफेंस नहीं था बल्कि एक क्रिमिनल ऑफेंस था। तो 1955 से एक चला था और इसके बहुत सारे फायदे हुए थे। जो इसेंशियल कमोडिटीज थे, चाहे वो अनाज हो, फल हो, सब्जियां हो, दूध हो, इन लोगों का संग्रह कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था। लेकिन जब आपने देखा ये नए 3 नए कानून बने हैं, खासकर 2 नए कानून बने हैं, इसमें अगर आप गौर से पढ़ेंगे देखा होगा कि अगर ए व्यक्ति मान लीजिए एक किसान है, उसने बी व्यक्ति को अनाज बेचा और बी व्यक्ति मान लीजिए एक्सपोर्ट करेगा किसी दूसरे देश में, या कोई इसकी फूड प्रोसेसिंग की कंपनी है, या ये इसका कोई प्लांट है, कॉस्मेटिक प्लांट है मान लिया, उसके लिए उसने काफ़ी सारे अपने प्लांट्स को इकट्ठा कर रखा है। तो अगर इस एक्ट के तहत यहाँ 2 बातें होगी। अगर बी व्यक्ति किसी वस्तु को जमा करना चाहता है जिसका मकसद एक्सपोर्ट करना हो सकता है, अपनी कंपनी के लिए हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग कंपनी के लिए हो सकता है, मान लिया फूड प्रोसेसिंग की उसकी कंपनी है, उसको 1000 लीटर की दूध की आवश्यकता है और अगर इस कानून के तहत देखा जाए तो 1000 लीटर दूध जमा ही नहीं कर सकता। तो ये इस जो नया एक्ट बनाया गया है और पुराना एक्ट था, दोनों में विरोधाभास था। एक तरफ आपको जमा करने की छूट दी जा रही है, दूसरे एक्ट के तहत आपको आपके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस लगाया जा सकता है। तो कहीं न कहीं दोनों एक्ट में विरोधाभास था। इसी विरोधाभास को दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था कि ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो एक क्रिमिनल ऑफेंस अब इस एक्ट की हम चर्चा करते हैं। तो पहली बात, इसमें 2 बातें समझने वाली बात थी। तीसरा एक्ट जो है वो एक अमेंडमेंट है, 1955 की कानून का अमेंडमेंट, संशोधन है। ये प्रिंसिपल एक्ट नहीं था। जो प्रिंसिपल एक्ट था 1955 में नेहरू जी की सरकार के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम था इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, जिसके तहत 2 प्रावधान थे। कोई व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं कर सकता था, जमाखोरी नहीं कर सकता था, कालाबाजारी नहीं कर सकता था, मुनाफाखोरी नहीं कर सकता था, और इसे क्रिमिनल ऑफेंस माना गया था। और जो व्यक्ति पर इसका आरोप लगाया गया है, उसी व्यक्ति को साबित करने का भी उसी को साबित करना पड़ता कि हमने एक तरह का ऑफेंस नहीं किया है। तो क्रिमिनल लॉ के तहत क्रिमिनल ऑफेंस था ये। इसी एक्ट में सुधार करते हुए अंततः एक नया एक्ट बनाया गया, उसी को संशोधित करके एक नया कानून बनाया गया, जिसका नाम है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020, इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसमें एक छोटा सा एक्ट है, संशोधित रूप है। इसमें ज़्यादा खास लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी पड़ेगी, आपको बतानी पड़ेगी। इसमें है कि सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन, अनाज का या खाद्यान्न का जो सप्लाई है वो रुकनी नहीं चाहिए। अभी आपने पिछले 2 एक्ट में देखा, एक किसान बी को बेचा, बी को एक्सपोर्ट करना है, कंपनी देश के बाहर भेजना है, किसी फूड प्रोसेसिंग कंपनी के लिए अनाज व्यवस्था चाहिए, किसी कंपनी के लिए चाहिए। तो अगर सप्लाई को रोकना नहीं है तो कहीं न कहीं ये बातें भी इम्पोर्टेंट आती है कि वो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत, ये जो कानून के तहत वो अपने वस्तु की सप्लाई कर सकता है। जो अपनी वस्तु उसकी है, जो अनाज है, जो सीरियल है, उसकी सप्लाई करने की उसे छूट दी गई है। दूसरा, इनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं लगाया जाएगा, कोई कानून नहीं लगाया जाएगा, कोई ऑफेंस नहीं लगाया जाएगा, चाहे क्रिमिनल हो चाहे सिविल ऑफेंस हो। इसका तात्पर्य निकला कि इस नए कानून के तहत वो व्यक्ति, वो बिजनेस हाउस, वो वेयर हाउस, वो कंपनी अनाज कितनी भी मात्रा में खरीद सकता है, इस अधिकतम सीमा को हटा दिया गया है। अब उसके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, इस सीमा तक ही, इस अधिकतम सीमा तक ही वो अनाज खरीद सकता है, अपने पास संग्रह कर सकता है, वो रख सकता है। तो यहाँ 2 बात थी कि सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन, अनाज की सप्लाई को रोकने के लिए, निर्वाध चलता रहे, इसके लिए न कोई रेगुलेशन है न कानून है। जो रेगुलेशन था, जो क्रिमिनल ऑफेंस था,
जो धाराएं थी उन धाराओं को इस एक्ट के तहत हटा दिया गया। लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है, मान लिया अगर सरकार समझती है कि अभी कोई एक्स्ट्रा सर्कमस्टेंसेस है, कोई विशेष परिस्थिति है, उस विशेष परिस्थिति में पुनः वो इस कानून का प्रयोग करके अनाज की अधिकतम भंडारण की सीमा को निर्धारित कर सकती है। अगर कोई एक्स्ट्रा सर्कमस्टेंसेस नहीं है, कोई विशेष परिस्थिति नहीं है, तो सरकार के पास सरकार ऐसा नहीं करेगी। सरकार अधिकतम सीमा को हटा दिए। अधिकतम सीमा को तभी लगाएगी जब उसके पास कोई विशेष परिस्थिति सरकार के पास आती हो, देश के पास कोई विशेष परिस्थिति आता हो, तभी ये सीमा लगा सकती है। वो विशेष परिस्थिति क्या है? वो विशेष परिस्थिति है अगर देश में युद्ध का माहौल हो, किसी विदेशी शक्ति से, किसी दूसरे देश से अपने इसमें युद्ध चल रहा हो, तो उस वक्त वो लगा सकती है कि नहीं, आप इस अधिकतम सीमा से ज़्यादा संग्रह नहीं कर सकते हैं। कोई अकाल पड़ा हो, फेमिन पड़ा हो, अकाल का दौर हो, अकाल के दौर में सरकार कुछ खास अनाज पर लगा सकती है, आप इस सीमा से ज़्यादा इस अनाज का संग्रह नहीं कर सकते। इसके साथ साथ कोई नेचुरल क्लाइमेट चेंज हुआ हो, बाढ़ आ गया हो, भूकंप आ गया हो, कोई ऐसी घटना घट गई हो, कोई बीमारी हो, कोई कोरोना जैसी बीमारी आ गई हो, कोविड का दौर आया हो, कोई खास ऐसी कोई नेचुरल क्लाइमेट चेंज हुआ हो, कुछ ऐसे दुर्घटना घटी हो जिसकी वजह से सरकार को लगता है अभी अनाज का संग्रह करना सही नहीं है, इसके दुष्परिणाम देश को देखने पड़ेंगे। उस कंडीशन में भी सरकार इस एक्ट का प्रयोग कर सकती है। तो इसका कहने का अर्थ हुआ, अगर कोई विशेष परिस्थिति में सरकार को लगता है कि प्राइस हाइक हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, अगर महंगाई बढ़ रही है, वो परिस्थिति का अध्ययन करेगी, आकलन करेगी और फिर इस एक्ट का प्रयोग करके, पिछले वाले एक्ट का प्रयोग करके वो इसे क्रिमिनल ऑफेंस के तहत मना जा सकता है। अगर नॉर्मल कंडीशन है, विशेष परिस्थिति नहीं है, तो सरकार इस एक्ट के तहत छूट दे रही है, आप कितनी भी सीमा में, कितना भी मात्रा में आप संग्रह कर सकते हैं। अधिकतम सीमा को हटा दिया गया। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति है जिस परिस्थिति में आप अधिकतम सीमा, उस सीमा से ज़्यादा संग्रह नहीं कर सकते हैं। सरकार बताएगी आप इस सीमा ज़्यादा संग्रह नहीं कर सकते हैं, अगर करते हो तो फिर वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। वो जो विशेष परिस्थिति है उसमें सबसे पहला है युद्ध हो रहा हो, कि दूसरे देश के साथ अपना युद्ध चल रहा हो, अकाल आ गया हो, फेमिन का दौर हो, नेचुरल क्लाइमेट, कोई बाढ़, भूकंप, ऐसी कोई घटना घट गई हो, और प्राइस हाइक। तो प्राइस हाइक को हम समझते हैं, प्राइस हाइक के तहत, महंगाई के तहत, अगर सब्जियों के दाम 100% तक बढ़ गए हो, पिछले एक साल के दौरान सब्जियों के दाम अगर 100% तक बढ़ गए हों, तो सरकार पुनः अधिकतम सीमा को लागू कर सकती है। इसी के साथ साथ अनाज, तेल, सोयाबीन तेल वगैरह हुआ, सरसों तेल वगैरह हुआ, इन सब चीज़ की कीमत अगर 50% एक साल के दौरान अगर 50% की दर से बढ़ी हो, तो पुनः सरकार अधिकतम सीमा लागू कर सकती है। तो आपने देखा कि सरकार अधिकतम सीमा तभी लागू करेगी जब ये 4-5 कंडीशन होते हों। पहला, प्राइस हाइक हो, महंगाई बढ़ रही हो। पिछले एक साल के महंगाई का अध्ययन करके सरकार अंदाज़ा लगाएगी कि सब्जियों के दाम अगर 50% तक बढ़ गए हों, अनाज की कीमत अगर 100% तक बढ़ गई हो। अगर इस प्राइस हाइक के तहत आपने देखा कि अगर सब्जियों के दाम 100% तक बढ़ गई हो, अनाज के दाम 50% तक बढ़ गई हो, इसके साथ साथ अगर युद्ध का माहौल हो, अकाल का दौर आया हो, बाढ़, भूकंप जैसी कोई नेचुरल घटनाएं घट गई हो, कोई बीमारी, कोविड जैसी कोई बीमारी आ गई हो, अगर सरकार को लगता है कि अभी जमाखोरी या फिर सरकार को लगता है कि अभी देश में ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी, अनाज की समस्या है, किसी वजह से अनाज की समस्या है, तो पुनः अधिकतम सीमा लागू कर सकती है। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो अधिकतम सीमा को हटा दिया गया। इसके साथ साथ अगर कोई कंपनी फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, इस विशेष परिस्थिति के दौरान भी अगर फूड प्रोसेसिंग कंपनी को है, मान ले कोई दूध से दही बनाने की कंपनी है, कोई प्लांट है,
तो जितना उसका मैक्सिमम जितना यूज करते थे, पहले के दिनों में दूध का यूज किया जाता था उस प्लांट में, उतनी सीमा तक वो दूध या उस वस्तु को रख सकती है। इसका अर्थ है कोई मान ले कोई एक्सपोर्ट हाउस है, जितनी मात्रा में पहले वो एक्सपोर्ट क्या करती थी उतनी सीमा तक अभी भी एक्सपोर्ट कर सकती है। कोई फूड प्रोसेसिंग की कंपनी है, मान ले कोई अचार की कंपनी है, तो जितनी मात्रा में पहले वो आम रखा करते थे उतनी मात्रा में वो आज के डेट में भी आम रख सकते हैं। उनके लिए अधिकतम सीमा मैटर नहीं करेगा। लेकिन जितनी सीमा में अधिकतम पहले आम रखा करते थे उससे अधिक सीमा में अगर आम रखते हो तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस एक्ट में एक खास बात है कि फूड प्रोसेसिंग कंपनी हो, कोई एक्सपोर्ट हाउस हो, इनको छूट दी गई है। और सरकार अध्ययन करेगी कि अगर सब्जियों के दाम 100% तक बढ़ गई हो एक साल के दौरान, अनाज और ऑयल सीड्स के दाम अगर 50% तक बढ़ रहे हों या बढ़ गए हों, तो फिर सरकार इस कानून की समीक्षा करके अधिकतम सीमा को लागू कर सकती है। इसके साथ साथ अगर युद्ध का माहौल हो, अकाल का दौर हो, कोई बाढ़, भूकंप जैसी कोई कोई घटनाएं घटी हो, कोविड जैसी कोई बीमारी फैल गई हो, तो सरकार उस वक्त इस अधिकतम सीमा को लागू कर सकती है। अगर ये कंडीशन नहीं है, सामान्य दौर है, अगर कोई सामान्य स्थिति है, उस स्थिति में सरकार ने अधिकतम सीमा को हटा दिया। तो तीसरा जो एक्ट है, आपने समझा भी, तीसरा जो एक्ट है उसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 कहा जाता है। ये एक प्रिंसिपल एक्ट नहीं है, ये 1955 के एक्ट जो बने हुए थे, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, उसी का संशोधित रूप है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020। इस एक्ट में सरकार ने उस अधिकतम सीमा को हटा दिया है जो 1955 के एक्ट के तहत लगाया गया था कि कोई वस्तु हो, फल हो, अनाज हो, आप इस सीमा ज़्यादा संग्रह नहीं कर सकते हैं। वस्तुतः इस एक्ट के द्वारा उस अधिकतम सीमा को हटाने का प्रयास किया गया है ताकि कोई वेयर हाउस जमा कर सकते हैं, कोई फूड प्रोसेसिंग कंपनी अपने प्लांट में जितना चाहे अनाज खरीद सकते हैं। तो वो जो मैक्सिमम एक लगी हुई थी कि नहीं आप इस सीमा ज़्यादा संग्रह नहीं कर सकते हैं, उस संग्रह को, उस अधिकतम सीमा के संग्रह को इस एक्ट के द्वारा हटाने का प्रयास किया गया। अब इस एक्ट में जो मेरिट्स डिमेरिट्स की चर्चा कर लेते हैं एक बार। इस एक्ट में भी अगर अधिकतम सीमा को हटा दिया गया, सपोज दैट मान लिया हम गेहूं की बात करते हैं, अगर एक किसान ने गेहूं बी को बेचा और किसी कृत्रिम रूप से बी ने जमाखोरी कर ली, यहां वस्तु जमाखोरी को हटा ही दिया गया, तो अब ये गेंद बी के हाथों में चला गया। बीज को जब लगेगा कि अभी गेहूं की कीमत बाद में बढ़ने वाली है या गेहूं कितनी महंगाई बढ़ा के, वो उस वक्त गेहूं को बेचेगा जब उसे लगेगा कि नहीं अभी गेहूं की कीमत में ज़्यादा मिलेगी। तो कहीं न कहीं इस एक्ट में भी जो सबसे पहली बात है, एक जो कॉरपोरेट सेक्टर है इसका नाजायज फायदा उठा सकते हैं। जो बिजनेसमैन हैं, जो वेयर हाउस वाले हैं, वो कहीं न कहीं इस एक्ट का दुरुपयोग भी कर सकते हैं और महंगाई बढ़ा सकते हैं। जो किसान 20 रुपये किलो गेहूं बिजनेसमैन को बेचा, उसी बिजनेसमैन से उसे बाद में 40-50 रुपये किलो लेना पड़ जाएगा, क्योंकि अधिकतम सीमा हटा दी गई है। तो कहीं न कहीं इस एक्ट में भी एक खास बात यह है कि कॉर्पोरेट इसका नाजायज फायदा न उठा ले। दूसरा, यहाँ भी प्राइस हाइक का एक अंदेशा लगा हुआ है, महंगाई बढ़ सकती है। तीसरा, यहाँ भी कोर्ट में जाने का प्रावधान नहीं है, कोर्ट में जाने का यहाँ भी प्रावधान नहीं है। इसके साथ साथ जो फार्मर्स हैं उनको लगता है कि मुझे इस एक्ट के माध्यम से फिर मुझे वो मुआवजा, वो रकम नहीं मिलेगी जो रकम हमें मिलनी चाहिए थी, और एमएसपी का खतरा तो है ही, एमएसपी का खतरा है ही। तो इस एक्ट में भी किसानों की तरफ से जो मांगे उठ रही है
वो 4-5 मांगे उठ रही है। इस एक्ट के द्वारा अधिकतम सीमा को हटाने के बाद ये पूरा जो अनाज का मार्केट है वो एक ग्लोबल एक बिजनेसमैन के हाथों में चला जाएगा। अनाज की कीमत बढ़ेगी घटेगी उसका पूरा फैसला बाजार करेगी। तो हो न हो कहीं किसान जो जिस अनाज को उपजा रहे हैं वो किसान उसी मार्केट का शिकार न बन जाए। तो यहाँ भी कॉरपोरेटर के हाथों का शिकार न बन जाए। महंगाई बढ़ सकती है, कोर्ट में जाने का प्रावधान नहीं है और वो किसानों के हित में नहीं है, क्योंकि अब अनाज की कीमत बाजार तय करेगी। तो जो गरीब किसान जो गरीब हैं हो सकता है वो अपनी अनाज को ऊंची कीमत पर उनको बाद में खरीदना पड़ जाए। ये अंदेशा है। अब सरकार को इस एक्ट में क्या करना चाहिए, तो इस एक्ट के माध्यम से सरकार को एक सबसे पहली बात एक ढंग की रेगुलेटिंग बॉडी बनानी पड़ेगी ताकि अनाज की कीमत कृत्रिम से अनाज की कीमत न बढ़े। किसान को व्यापारी किसान का नाजायज फायदा न उठाए और एक्सेस महंगाई न बढ़ जाए। तो सरकार को हमेशा इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। सरकार को किसानों को भरोसा भी देना पड़ेगा कि एक रेगुलेटिंग बॉडी है, एक ऐसी संस्था है जो आपको शोषण होने नहीं देगी और अगर शोषण होता है तो हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे। तो इस एक्ट के माध्यम से ये बताना चाहेंगे, इसमें और बाकी चीज़ तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक ढंग की एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटिंग बॉडी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अंततः सही में किसान का कहना सही है कि वो जो बाकी कॉरपोरेटर हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, बिजनेसमैन हैं, उनका नाजायज फ़ायदा उठा लेंगे। तो इसके अलावा अब हम चर्चा करते हैं तीनों एक्ट में खास बातें। क्या तीनों एक्ट को शुड नोट कि समाप्त कर देना चाहिए, वापस लेना चाहिए या कुछ इसमें सुधार की गुंजाइश है। तीनों एक्ट को हम इकट्ठे एक बार देख लेते हैं। तीनों एक्ट, तो तीनों एक्ट में सुधार की आवश्यकता है। कुछ कमियां हैं। जो बेसिक कमी है उसको हम एक बार देख लेते हैं। जो सबसे बड़ी कमी है पहले, दूसरे, तीसरे एक्ट में एक कोर्ट में जाने का प्रावधान दिया जाना चाहिए। कोर्ट को इसमें शामिल करने की आवश्यकता है। दूसरा, एमएसपी की गारंटी दे सरकार कि सरकार किसानों से एमएसपी नहीं छीनेगी और एमएसपी यथावत बना रहेगा। एक सरकार को किसानों को भरोसा देना पड़ेगा। तीसरा, इस कानून के लिए एक अभी जो बताया था एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटिंग बॉडी होनी चाहिए ताकि किसान का नाजायज फायदा व्यापारी वर्ग न उठा ले। इसके साथ साथ सरकार, गवर्नमेंट और फार्मर इन दोनों के बीच भरोसा होना चाहिए सरकार और किसानों के बीच कि सरकार किसानों को आश्वासन दे कि नहीं कुछ भी हो हम आपका शोषण होने नहीं देंगे, और किसान भी सरकार की बात पर विश्वास करे कि सरकार का कहना सही है, सरकार ने उनके हित के लिए कानून लाया है और कहीं न कहीं मेरा हित इससे साधेगा। तो सरकार को भी किसानों को भरोसा देना पड़ेगा और किसान भी सरकार पर भरोसा करें। एक तीनों जो एक्ट है वो काफ़ी अच्छा है, सुधार की गुंजाइश है। लेकिन फिर भी अगर हम चर्चा करें तो तीनों एक्ट में ऐसी कोई खामी नहीं है जिसकी वजह से इस एक्ट को वापस ले लिया जाए। अब हम चर्चा करते हैं इस एक्ट के बाद कल जो घटना घटी, इस घटना ने गणतंत्र को, लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया। उस आंदोलन को भी शर्मसार कर दिया जो किसान 2 महीने से ठंड में बैठे हुए थे। इस घटना ने किसान आंदोलन को भी कहीं न कहीं कमजोर कर दिया। अब इसी फार्म एक्ट के माध्यम से, इसी किसान आंदोलन के माध्यम से हम हल्का सा गांधीवादी मूवमेंट को समझने का प्रयास करते हैं कि गांधी जी आंदोलन कैसे करते थे। ये भी एक आंदोलन है और आंदोलन के प्रणेता, पूरे विश्व में आंदोलन के प्रणेता गांधी जी अपने देश के राष्ट्रपिता थे। उसी जन्मभूमि, उसी कर्मभूमि पर उनका भी आंदोलन हुआ था। हम
क्यों न दूर के हमें अपने गांधी जी से ही सीखनी है, कहीं दूर जाके सीखना नहीं है हमें। हम कम से कम गांधी जी से सीख लेते हैं कि गांधी जी आखिर आंदोलन को कैसे करते थे और उनका क्या तरीका होता था, वो अपने राजनीतिक वैचारिक आयाम को आंदोलन की पृष्ठभूमि पर कैसे रचते थे। अगर हम गांधीवादी आंदोलन की तुलना करें, आपके मॉडर्न हिस्ट्री में ये काम भी आएगा। अगर हम गांधीवादी आंदोलन की चर्चा करें, इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी वो सत्याग्रह के विचारधारा पर आधारित होता था। सत्याग्रह। दूसरा, ये एक संगठित विद्रोह होता था, आंदोलन होता था, नियंत्रित और संगठित। नियंत्रित व संगठित होता था। ये ध्यान रखेंगे, गांधी जी ने कभी अनियंत्रित जन आंदोलन को प्रश्रय नहीं दिया। गांधी जी जन आंदोलन को नियंत्रित रखने में विश्वास रखते थे। इसके साथ साथ एक दबाव समूह के रूप में काम करते थे। और फिर इसको समझते, फिर आगे देखते हैं। अब सपोज गांधी जी का सत्याग्रह, ये सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह किसे कहते हैं? आप पैसे फिलहाल समझें, सत्य का प्रयोग, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। इसका तात्पर्य निकला, गांधी जी का यह मानना था हर व्यक्ति में सत्य है, जरूरत है उस सत्य को जगाने की। तो सत्य के लिए आग्रह और उस व्यक्ति की अंतरात्मा को जगाने की आवश्यकता है। अंतरात्मा को जगाना या हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन। तो पूरा का पूरा सत्याग्रह इस बात पर आधारित था कि हर व्यक्ति में सत्य निष्ठित है, सत्य अवस्थित है, सत्य है, आवश्यकता है उस सत्य की भावना को जगाना। अगर जग जाएगा, हृदय परिवर्तन होता है, अंतरात्मा उसकी जगती है, तो पुनः खुद ही खुद वो गलत काम करना छोड़ देगा। अगर हम उस व्यक्ति में सत्य को नहीं जगा पा रहे हैं तो कहीं न कहीं हम में है। तो गांधी की पूरी जो फिलॉसफी थी इसी बात पर आधारित थी कि किसी व्यक्ति की अंतरात्मा को कैसे जगाया जाए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, आपने पिक्चर देखा था लगे रहो मुन्ना भाई, उस पिक्चर में आपने गौर किया होगा, फ्लैट में, घर में एक आदमी बार बार आकर थूक फेंक रहा था। एक व्यक्ति डेली साफ करता है और करते करते कुछ समय के बाद, कुछ वक्त के बाद उस व्यक्ति को ये रियलाइज होता है हम गलत कर रहे थे। बहुत आसान सा तरीका था, उसको थप्पड़ मार के आप सिखा सकते थे, हिंसा करके सिखा सकते हैं, गाली गलौज कर सकते थे, लेकिन गांधी का तरीका गलत था। वो आज आपको थप्पड़ मारने के बाद आप कोई भी थप्पड़ मार सकता था, हिंसा आपकी फिर हिंसा के बाद प्रतिहिंसा हो सकता है। लेकिन गांधी जी का मकसद था क्यों न हम उसकी अंतरात्मा को जगाएं कि वो इस तरह की गलत हरकत तो करना ही बंद कर दे। तो कहीं न कहीं गांधी जी हृदय परिवर्तन या अंतरात्मा को जगाने में विश्वास करते थे। वो असत्य को स्थापित करना चाहते थे, असत्य का विरोध कर रहे थे। तो उनका मकसद था हृदय परिवर्तन और अंतरात्मा को जगाना। इसमें कहीं न कहीं वो अहिंसा का प्रयोग करते थे। ये हमेशा याद रखें, हिंसा से ज़्यादा ताकत अहिंसा में होती है। अभी जस्ट मैंने आपको कहानी सुनाई थी, धरासना की कहानी। अपने इतिहास को पलट कर देख लें। धरासना में एक दिन की घटना में, उस एक दिन की, आप कल की जो घटना हुई मान लिया, उससे किसान आंदोलन कमजोर हुआ। उससे लोगों में एक भावना जगी कि किसान बदमाशी कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं, उनके प्रति कोई आस्था, नैतिक बल उनको नहीं मिला उस घटना से। लेकिन गांधी जी ने धरासना में जो किया, उसे पूरे विश्व में मैसेज चला गया, ब्रिटिश सरकार गलत है।
अब आप अंदाजा लगे, ताकत हिंसा में ज़्यादा है, ताकत अहिंसा में ज़्यादा थी। एक दिन की कार्रवाई, धरासना की एक दिन की कार्रवाई ने पूरे विश्व में गांधी जी को महान बना दिया और ये बतला दिया कि नहीं, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश हुकूमत दमनकारी है, ब्रिटिश हुकूमत गलत है, और कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार को झुककर गांधी जी के चरणों में आना पड़ गया। आप इतिहास ठीक से पढ़ेंगे, ब्रिटिश सरकार झुक के आई गांधी जी के चरणों में। वायसराय लॉर्ड इरविन आया था, उनके जो जहाँ पर रहते थे आश्रम में, और गांधी कहानी पढ़ेंगे, गांधी जी का कहना था कि मैं तो अभी बकरी चरा रहा हूँ, आप बकरी चराओ तो मैं बैठ कर बात कर, खड़े खड़े में बात करता हूँ। उनको बैठने के लिए भी जगह नहीं दी गई थी। तो कहीं न कहीं उनकी अंतरात्मा जगी ब्रिटिश सरकार की। तो कहीं न कहीं हिंसा से ज़्यादा अहिंसा का प्रभाव था। गांधी जी की इस कहानी से आप सब सीख सकते हैं कि कैसे गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन चला के, धरासना की घटना से आप सीख सकते हैं कि कहीं न कहीं उस आंदोलन में इतना आत्मबल था कि पूरी दुनिया को झुकना पड़ गया। इसलिए हमेशा अहिंसा का साथ, अहिंसा को हथियार के रूप में यूज करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप चलो अहिंसा नहीं कर पाते हैं, अगर अहिंसक आंदोलन आपका विश्वास नहीं भी है, तो जो विश्व में जो हिंसक घटनाएं हुई, हिंसक आंदोलन के द्वारा भी देश आज़ाद किया जा सकता था। सुभाष चंद्र बोस का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका में किए, बहुत सारे देश में हिंसक आंदोलन भी हुए हैं। लेकिन हिंसा के पीछे भी एक वैचारिक आयाम होने चाहिए। भगत सिंह ने भी हिंसा की, भगत सिंह ने भी हिंसा का ही रास्ता देखा जाए तो एक अर्थ में भगत सिंह का रास्ता अहिंसा आंदोलन के खिलाफ ही था। लेकिन भगत सिंह की जो हिंसा की धारणा थी, उनके पीछे एक वैचारिक, एक राजनीतिक एक आयाम था। चाहे जॉर्ज वाशिंगटन का हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस का हो, चाहे भगत सिंह का हो, अगर आप उस वैचारिक आयाम को छोड़ देते हैं, उस राजनीतिक आयाम को छोड़ देते हैं, नियंत्रण खो देते हैं, संगठन खो देते हैं, तो कहीं न कहीं संगठन नियंत्रण के साथ साथ ही अगर आप हिंसा या हिंसा किसी भी माध्यम से युद्ध करें, लेकिन जीत आपको मिलेगी। अगर हम गांधीवादी आंदोलन की तुलना करें तो गांधी जी एक नियंत्रित और संगठित आंदोलन में विश्वास करते थे। मैंने आपको कहानी बताई, धरासना मजदूर मिल के सामने हजारों की 25,000 स्वयंसेवक गांधी टोपी पहन के इकट्ठे लाइन में खड़े थे, पंक्तिबद्ध खड़े थे, और लोहे की मोट से उनको मारा जा रहा था। नहीं, किसी एक स्वयंसेवक ने ना विरोध किया, ना हाथ उठाया, न भागने का प्रयास किया। भागना भी नहीं, तो भागा भी नहीं उन्होंने, कोई ने वो तिरंगा झंडा झुकने भी नहीं दी। तो कहीं न कहीं नियंत्रण और संगठन, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी आंदोलन का। इसके साथ साथ आगे देखते हैं, दबाव समूह, दबाव। संघर्ष विराम संघर्ष गांधीवादी आंदोलन की बहुत ही बड़ी विशेषता थी। आप मॉडर्न नाम पढ़ेंगे, ठीक से पढ़िएगा, कि संघर्ष विराम संघर्ष। इसका कहीं न कहीं अर्थ निकला समझौतावादी रुख। गांधी की फिलॉसफी की एक बहुत ही खास बात यह भी थी, वो आंदोलन करते थे, फिर कुछ दिन आंदोलन को विराम देते थे, फिर आंदोलन करते थे। तो संघर्ष विराम संघर्ष, ये जो विराम का दौर होता था, ये गांधीवादी आंदोलन के दो चरण होते थे। अगर हम थोड़ा डिटेल से कर दें, अगर कोई गांधीवादी या गांधी जी आंदोलन के दो चरण होते थे, एक रचनात्मक संरचनात्मक और निषेधात्मक। सपोज इट, गांधी जी ने कहा स्कूल नहीं जाना है, सरकारी स्कूल का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, विदेशी कोर्ट कचहरी का बहिष्कार, विदेशी ऑफिस का बहिष्कार, तो ये निषेधात्मक काम के तहत है। ये संघर्ष के दौरान किया जाता था, और जब ये संघर्ष समाप्त हो जाता था तो कुछ दिन सरकार, गांधी जी बोलते थे अब ये विराम करना है, अभी संघर्ष समाप्त हो गया। उस विराम के दौरान वो संरचनात्मक काम करते थे, स्वच्छता पे ध्यान देना, बालिका शिक्षा पे ध्यान देना, गरीब बच्चों को पढ़ाना,
ये छोटे छोटे जो काम होते थे वो रचनात्मक काम के तहत किया जाता था जब विराम का दौर होता था। और इस विराम के दौर में वो ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी हद तक समझौता करने के तैयार रहते थे। उसमें दो बातें थी, एक ब्रिटिश सरकार को मौका देते थे, आप समझौता के लिए, मैं समझौता के लिए तैयार हूँ, आप समझौता करें। दूसरा, वो अपने लोगों को भी, भारतीय जनता को भी एक अर्थ में वो आगे जो आंदोलन होने वाले हैं उसके लिए तैयार करते थे। वो संघर्ष हमेशा नहीं चलाया जा सकता, संघर्ष कुछ वक्त के नहीं चला जा सकता था। और जो आज के आंदोलनकारी हैं इस स्थिति को समझते नहीं। उन्हें विराम संघर्ष की रणनीति पे काम करना पड़ेगा, हमेशा समझौतावादी रुख रखना पड़ेगा। और दबाव समूह के रूप में ये नैतिक दबाव हो सकता है सरकार के ऊपर। आप जितना संगठित रहेंगे, जितना अहिंसक रहेंगे, जितना प्रिंसिपल में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा नैतिक दबाव सरकार के खिलाफ पड़ेगा। आप संगठन छोड़ दें, आप अनुशासन छोड़ दें, आप हिंसा का सहारा लेने लग जाएंगे तो आपका नैतिक जो बल है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। और जैसे आपका नैतिक बल कमज़ोर पड़ जाएगा, आपका सरकार पर जो दबाव है वो दबाव भी कम पड़ जाएगा और आपका जो आंदोलन है वो अपने रास्ते भटक चुका होगा। इसे नैतिक बल को बरकरार रखने के लिए आपको एक संगठन के तहत, एक अनुशासन के तहत, एक विराम संघर्ष के तहत और समझौतावादी रूप रखते हुए आप सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। आप इस आंदोलन हमेशा नहीं कर सकते कि हम किए जा रहे हैं, फिर आपके आंदोलन की जो प्रतिष्ठा है, नैतिक बल है, जो धार है, वो धार कम पड़ जाएगी आपके आंदोलन की। इसके साथ साथ एक जो खास इंपॉर्टेंट बात और है, वैचारिक आयाम। गांधी जी के आंदोलन को आपका आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब वैचारिकता के स्तर पर, आइडियोलॉजिकल स्तर पर कहीं कि आप सही हो। आपको तर्क के साथ, लॉजिक के साथ, विचारधारा के साथ, संकल्पना के साथ ये पब्लिक को समझाना पड़ेगा कि नहीं, हमारा कहना सही है, हमारा जो लॉजिक है, तर्क है, वो सही है। तो जब गांधी जी और ब्रिटिश सरकार में संघर्ष होता था तो गांधी जी बहुत तार्किक रूप से बताते थे कि हम कहाँ सही हैं और आप कहाँ गलत हैं। तो किसी भी आंदोलन को सफल होने के लिए ये वैचारिक आयाम की भी बहुत ही सघन आवश्यकता होती है। तो अभी आपने देखा वैचारिक आयाम और संगठन के तत्व, संगठनात्मक अवधारणा, अगर ये दोनों मिल जाए तब आपके आंदोलन की को एक नैतिक बल प्राप्त होता है, पूरी दुनिया में पहचान मिलती है और फिर धीरे धीरे आपका आंदोलन सफल हो सकता है। अब गांधी की ही एक आंदोलन सफल सीख लेते हैं। आपने नाम सुना होगा असहयोग आंदोलन। जब आप असहयोग आंदोलन को ठीक से पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा कि ये भारत का पहला व्यापक पैमाने पर चलाया गया पहला राजनीतिक विद्रोह था, आंदोलन था, 2021 के दौरान के वक्त चला था। और जब ये आंदोलन अपने पीक पॉइंट पर था, आप गौर कीजिए, बहुत पीक पॉइंट पर था, गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 साल में देश आज़ाद कर दूंगा, अगर आप मेरे साथ चलोगे मैं 1 साल में देश आपका आज़ाद कर दूंगा। और पूरे देश में एक आज़ादी का माहौल, एक स्वतंत्रता का माहौल, आंदोलन का माहौल बन गया था। तब भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल थे, ये भी ध्यान रखेंगे आप। हिंदू मुस्लिम दोनों एकता इस आंदोलन में देखने को मिलती है। और सबको लगा कि 1 साल बीते 1922 का दौर आते आते अब शायद देश आज़ाद हो जाएगा, अब तो हम सफल हो गए। गांधी जी एक देवता के रूप में आए और देश को आज़ाद करा के ही रहेंगे। कितना विशाल देश था भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। उस पूरे विशाल देश में गोरखपुर के चौरी चौरा जगह पर 20-22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था।
छोटी सी घटना थी, अगर देखा जाए तो उस हिसाब से जहाँ इतनी बड़ी आबादी है, 40 करोड़ की आबादी है, इतना बड़ा क्षेत्र है, वहाँ 20-22 आदमियों को जला दिया गया। जबकि उसकी पहले वो काफ़ी हिंसा भी कर रहे थे, पुलिस वाले ही हिंसा कर रहे थे। लेकिन 20-22 आदमी को जलाने के बाद इस पूरे मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया। जैसे चढ़ाई किया था उसे उतर गया। 1922 का दौर आते आते पूरे मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया था। क्यों? 40 करोड़ की आबादी में 20 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने के बाद उस पूरे मूवमेंट को वापस लेने का क्या तुक था? यहाँ तक कि गांधी के सहयोगी नेहरू जी, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जिन्ना और भी जो भी जितने बड़े बड़े नेता थे उस जमाने के, सब हक्के बक्के रह गए। उनके सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, ताकि गांधी ने क्या कर दिया? उग्र मार्क्सवादी तो ये आरोप भी लगाते हैं गांधी जी ब्रिटिश सरकार के सामने झुक गए या ब्रिटिश सरकार से कुछ गुप्त समझौता कर लिया। लेकिन बहुत ही बारीकी से आप समझेंगे, बारीक से देखेंगे तो सवाल 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जलाने की नहीं थी। सवाल थी कि गांधी जी का नैतिक बल कमजोर पड़ गया, कहीं की संगठनक गांधी जी की संगठनात्मक क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लग गया, ताकि हमारे आदमियों ने उस 20 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया और इसी एक घटना से उन्होंने पूरा का पूरा मूवमेंट वापस ले लिया। अब आप गौर कीजिए, वापस लेने के बाद गांधी जी का नैतिक बल मजबूत हुआ या कमजोर पड़ा? तो कहें गांधी जी का नैतिक बल मजबूत हुआ कि आखिर गांधी जी कितना पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने के बाद भी उसने अपने ही लोगों के डिफेंस के लिए, और गांधी भूख हड़ताल पर चले गए कि हमारे लोगों ने हत्या की है, मारा है, तो इसका सजा मुझे मिलना चाहिए। ये होता है नेतृत्व क्षमता, ये होता है लीडरशिप की क्वालिटी। कल आंदोलन हुआ, कितनी पुलिसकर्मियों को मारा गया, लाल किला पे झंडा जला दिया गया, किसी एक नेता ने जिम्मेदारी ली? आंदोलन को वापस लिया गया? कम से कम गांधी से कुछ तो सीख लेते। हमारे लोगों ने हमारे भाई बंधुओं को, पुलिसकर्मियों को मारा, वो तो फिर भी अंग्रेज थे, दूसरे देश से आए हुए थे, हमारे भाई बंधुओं को मारा गया, पुलिसकर्मियों को पुलिसकर्मियों को मारने का प्रयास किया गया, ट्रैक्टर चलाया गया, उन पर ट्रैक्टर चलाने का आरोप लगाया गया है, तिरंगा झंडा को अपमान किया गया, लाल किला पर झंडा लगा दिया गया। किसी एक नेता में नैतिक बल था कि वो इस आंदोलन की, इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए आंदोलन को वापस लेते, दो शब्द भी बोलते? तो ये फर्क है गांधीवादी आंदोलन में, एक छोटे से आंदोलन। ये सीखना पड़ेगा कि जब तक आपका नैतिक बल मजबूत है तभी तक आपका आंदोलन भी सफल होगा। जिस दिन आपका नैतिक बल कमजोर पड़ जाएगा, यह आंदोलन भी अपने रास्ते से भटक समाप्त हो जाएगा। तो यही कुछ बातें थी जो मैं इस आंदोलन के तहत बताना चाहता था। और ये तीनों बिल काफ़ी अच्छा है, सुधार की गुंजाइश है। सरकार को भी अपना हाथ छोड़कर किसानों से कुछ वार्तालाप करके कुछ बीच का समाधान खोजना चाहिए। अगर सरकार ऐसा करती है, ये सरकार के लिए, देश के लिए फायदेमंद होगा। कुछ किसान की मांगे हैं, कुछ किसान भी अपना हाथ छोड़े, कुछ सरकार भी अपना जिद छोड़े, और दोनों मिलकर एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करें। थैंक यू।